बच्चों हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो हमारे इंडिया में बेसिकली देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी और छोटी छोटी दोनों तरीके की रिवर्स हमारे यहाँ पाई जाती हैं। ये जो रिवर्स हैं ये आउटकम है अलग अलग प्रोसेसेस का। जैसे फिजियोग्राफिक यूनिट्स किस तरीके की है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन का नेचर कैसा है, प्रेसिपिटेशन के करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, इस बेसिस पर यहाँ हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके की रिवर्स बह रही हैं। मेनली देखें तो मेनली हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था कि हमने यहाँ पे करेक्टरिस्टिक मतलब क्लासिफिकेशन जो किया है वो दो किया है। एक तो है हिमालयन रिवर्स जो कि हमारे नॉर्थ में बह रही हैं। दूसरी है पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स जो कि हमारे साउदर्न इंडिया में बह रही है। ठीक है, तो इन दो क्लासिफिकेशन पे हम अपनी रिवर्स की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमालयन रिवर्स को, यानी ऐसी रिवर्स जो बेसिकली हिमालयन रीजन में ऑरिजिनेट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हिमालयन रिवर्स की बात कर रहे हैं। सिर्फ हिमालय रीजन की रिवर्स हैं ये वाली। देखते हैं बच्चों, शुरू करते हैं यहाँ से। जो हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम है इसकी एक खुद की इवॉल्व होने की एक ज्योग्राफिकल हिस्ट्री रही है। इसमें बेसिकली थ्री रिवर्स आती हैं हमारे देश की, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदी जो दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। सबसे बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी वैसे देखें तो कोर्स के बेसिस पर तो नाइल रिवर है, और वाटर ड्रेनेज के बेसिस पर देखा जाए तो अमेजन है। लेकिन दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से ही ये लंबी नदियां हैं। इन तीनों नदियों की लंबाई देखा जाए तो 3000 किलोमीटर के अप्रोक्स है, तीनों नदियों की। जिनमें से सबसे बड़ी नदी है जिसका वो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सबसे बड़ा अगर इसका ड्रेनेज देखें तो वो ब्रह्मपुत्र का है, इंडस का उसके बाद, और गंगा का इन सबसे छोटा है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कभी भी क्वेश्चन कि बताइए इंडिया में सबसे ज्यादा ड्रेनेज किसका है ना, एरिया ड्रेनेज लाइन सबसे ज्यादा किसकी है, तो वो गंगा में, गंगा की है। क्यों? क्योंकि गंगा अपने मेन कोर्स में इंडिया में बहती है और लास्ट में जाके बांग्लादेश में जाती है। जबकि इंडस और ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो बेटा इंडस और ब्रह्मपुत्र दोनों हमारे देश में ओरिजिनेट नहीं हुई। ठीक है, दोनों दोनों कहाँ पर हुई है, हमारे देश के बाहर हुई है। ठीक है, इंडस भी और ब्रह्मपुत्र भी। इसके बाद हम बात करते हैं, ये दोनों ही रिवर्स दूसरे देशों में ज्यादा बहती है, हमारे इंडिया में कम। जैसे ब्रह्मपुत्र बात करेंगे नेपाल वगैरह से होते हुए जाती है, उसके बाद जब ये नामचा बारबा से टकराती है तब इंडिया में आती है। अरुणाचल प्रदेश असम के रीजन से होते हुए फिर जब ये वापस बांग्लादेश में चली जाती है तब भी दूसरा देश लग गया। तो इसका जो ड्रेनेज रीजन है वो ज्यादातर दूसरे देशों में, इंडिया में नहीं है, नेबरिंग कंट्रीज में। ऐसे ही इंडस की बात करते हैं, इंडस तिब्बत से ऑरिजिनेट होती है, इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर से एंटर होकर पंजाब रीजन से होते हुए वापस पाकिस्तान चली जाती है। तो इसका भी ड्रेनेज रीजन हमारे देश में कम है। ठीक है, इसीलिए गंगा गंगा का ड्रेनेज रीजन इन तीनों में सबसे छोटा है। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो इंडिया में सबसे लंबी रिवर गंगा ही है। क्लियर ना बच्चों ये वाली बात? इसके बाद बच्चों अगर हम देखें, मेनली इसमें हम तीनों रिवर की स्टडी करेंगे। इन तीन रिवर की हिमालय रीजन में, ये तीनों रिवर में जो पानी आता है वो दो जगह से आता है। एक, ग्लेशियर्स की जो बर्फ है वो पिघल रही है, दूसरा बारिश, प्रेसिपिटेशन। इन दोनों जगह से इसमें पानी आता है। और ये तीनों ही रिवर कैसी रिवर्स हैं, पेरिनियल। पेरिन मतलब पूरी, और एनल मतलब साल, तो पूरे साल बहने वाली रिवर्स है ये जो रिवर्स हैं ये जब पहाड़ से गुजरती हैं तो मिट्टी को काटती हैं, वहां पे बहुत बड़े बड़े गॉर्जेस बनाने का काम करती हैं। ये प्लेन है, प्लेन को बीच में से काटा हो तो यहाँ पे गहरी सी खाई ऐसी बन जाती है, गॉर्जेस कहलाती है। तो गॉर्जेस बनाने का काम करती है, जो कि रीजनल एक्टिविटी के द्वारा बनते हैं हिमालय के अपलिफ्टमेंट के साथ में। गॉर्जेस के अलावा वी शेप वैली बनाती हैं नदियां, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स जहां से अचानक से पानी गिरता है ना, वो बनाने का काम करती हैं अपने माउंटेन कोर्स में। जब ये प्लेन में घुसती हैं तो प्लेन में घुसने की वजह से इनकी स्पीड हल्की हो जाती है। हल्की होने की वजह से ये कैसे घूम बहने लगती हैं, इस तरीके से बहने लगती हैं, यानी मिएंडर फॉर्म बनाने लगती हैं, ये मिएंडर्स बनाती हैं, मिएंडर्स बनाती हैं ये। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे फ्लैट वैलीज बनाती हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ में जो पहाड़ों को काट काट के जो मिट्टी लेकर आई हैं वो वैली में इकट्ठी होती गई तो उन्होंने यहाँ पे क्या बना दिए, फ्लैट वैलीज बना दी। ऑक्सबो लेक बनाते हैं, जब ये मिएंडर से पानी इस तरीके से क्या होता है, ऑक्स, ये इस शेप में पानी रह जाता है अलग से,
ऑक्सबो शेप का, तो इस तरीके से ऑक्सबो लेक्स कहलाती हैं। फ्लड प्लेन्स बनाने का काम करती हैं, टूटे फूटे चैनल्स बनते हैं नदियों के, है ना। डेल्टा, जब ये समुद्र में गिर रही होती है तब इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हल्की होती है कि सारी मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी होती जाती है और एक टीले जैसा बन जाता है, जिसका ऊपर का हिस्सा में समुद्र, मतलब समुद्र के पानी के लेवल के ऊपर दिखता है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। तो अपने रिवर माउथ पे डेल्टा बनाने का काम करती है। जो हिमालयन रिवर्स हैं ये अपने हिमालयन कोर्स पर, यानी जब ये हिमालय के ऊपर होती हैं। बच्चों आप मुझे एक चीज बताओ, अगर पानी को मैं दो जगहों पर बहाऊं, एक है स्लोप उस पे बहाता हूँ और एक है प्लेन उस पे बहाता हूँ, तो स्पीड कहाँ पे ज्यादा होगी, स्लोप पर कि प्लेन पर? हाँ, तो स्लोप पर स्पीड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा टॉर्चर्स कंडीशन में होती हैं, काफी ज्यादा क्रूर होती हैं, काफी ज्यादा अग्रेसिव होती हैं। जबकि अगर जब ये प्लेन पर आती हैं तो यहाँ मेंडरिंग टेंडेंसी, यानी स्लो स्पीड होती है तो मेंडरिंग टेंडेंसी दिखाने का काम करती हैं। ये ऊपर से लेकर आई सिल्ट, यानी जो कीचड़ वगैरह है मिट्टी की, वो यहाँ पे इकट्ठी हो गई, तो रास्ता ब्लॉक हो गया, तो इसने अपना रास्ता बदल लिया, इधर से कर लिया। तो ये अपना लगातार रास्ता बदलती हैं। इसमें दो नदियां हैं बच्चों, हमारी हिमालय से निकलने वाली, जो कि खासतौर पे ट्रिब्यूटरीज हैं अलग अलग रिवर्स की। जैसे अगर हम बात करें तो पहली तो कोसी, गंगा की ट्रिब्यूटरी है बच्चों, कोसी। कोसी लगातार अपना रास्ता बदलती है, इसी वजह से बिहार में बहुत ज्यादा फ्लड लेकर आती है। आप लोगों ने सुना भी होगा, वरना अभी मानसून आ रहा है, अभी फिर से सुनोगे। ठीक है, अभी मानसून की शुरुआत होने दो, आपको अगले एक डेढ़ महीने में सुनने को आ जाएगा कि बिहार में बाढ़ की वजह से इतने लाख लोगों के घर बर्बाद हो गए, इतने गांव तबाह हो गए। ये कोसी लगातार अपना रास्ता बदलती है, बिहार में बहुत ज्यादा बाढ़ लेकर आती है, इसीलिए इसे सोरो ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से एक रिवर है बच्चों, दामोदर। ठीक है, दामोदर रिवर, ये भी अपना लगातार अपना कोर्स बदलती है, इसी वजह से ये बंगाल में बहुत ज्यादा बाढ़ लेकर आती है, इसीलिए इसे बोलते हैं सौरो ऑफ बंगाल। ठीक है, कोसी में सेडिमेंट्स आता है ऊपर से बहकर, है ना, जो कि प्लेन्स में आके डिपॉजिट हो जाता है, इसकी वजह से इसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है और ये नदी अपना रास्ता लगातार बदलती रहती है। इस वजह से बंगाल में बहुत ज्यादा लेकर आती है फ्लड्स। तो आपको ये बताना है मुझे कि फ्लड्स के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, फ्लड के क्या क्या फायदे हैं, फ्लड के क्या क्या नुकसान है। ठीक है, आपको ये बताना है मुझे। अगला देखते हैं बच्चों हम, रिवर सिस्टम ऑफ हिमालयन ड्रेनेज। ठीक है, जो हिमालयन ड्रेनेज के रिवर सिस्टम की बात करेंगे, तीनों रिवर्स की, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं हम इंडस, इंडस सिस्टम की बात करते हैं। इंडस रिवर सिस्टम को देखते हैं बच्चों, देखिएगा जरा। देखो, मैंने आपको पहले से बताया था हमारे देश की बहुत लंबी लंबी रिवर्स हैं ये। तो इसका जो एरिया है, रिवर बेसिन है, यानी जहां से पूरा पानी लेके जाती है, ड्रेन करके लेके जाती है, उसके एरिया की बात की जाए तो 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो बच्चा बच्चा, इसके एरिया के बेसिस पे हमारे इंडिया का जो एरिया है वो 32,80,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो ये उसका लगभग 30% हिस्सा हो गया, यानी इंडिया के 30% एरिया, जितने जमीन को ये ड्रेन करने का काम करती है। ठीक है, लेकिन इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में इसका ड्रेनेज थोड़ा सा कम है, क्यों? क्योंकि दूसरे देशों में ज्यादा बहती है। इंडिया में इसका ड्रेनेज कितना है, सिर्फ 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर का। इसकी जो टोटल लंबाई है, इसकी अगर मैं टोटल लेंथ की बात करता हूँ तो बच्चों इसकी टोटल लेंथ है, एक सेकंड जरा यहाँ देखिएगा, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है बच्चों 2880। ठीक है, 2880 किलोमीटर, ये इसकी टोटल है। मैंने बताया था ना अप्रोक्स 3000 के समथिंग है, लेकिन इंडिया में सिर्फ ये 1140 बहती है। इंडिया में इसकी इतनी स्पीड, मतलब इतना लंबा एरिया नहीं है। इस नदी को इंडस नदर के नाम से भी जानते हैं बच्चों। इंडस रिवर क्यों बोलते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखो, इसका नाम था सिंधु। ठीक है, सिंधु नाम था, लेकिन जो ग्रीक लोग हैं वो सा को ई पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा इंडस। ठीक है ना, इंडस नाम पड़ा। और इसी बेसिस पे बच्चों अरबी लोगों ने, ठीक है, अरबी लोग ई को हा पढ़ते हैं, तो उन्होंने हिंदू नाम पढ़ा इस रिवर का, और हिंदू रिवर के पास रहने वाले लोगों को हिंदू लोग कहा गया। तो जो हिंदू शब्द था, पहले वो रिलीजन वर्ड नहीं था, पहले वो ज्योग्राफिकल टर्म में यूज किया गया वर्ड था हिंदू। तो इस रिवर को हम सिंधु नाम से भी जानते हैं, जो कि वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है। वेस्टर्न मोस्ट मतलब हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली, वेस्ट की तरफ बहने वाली रिवर है ये। ये कहाँ से निकलती है बच्चों, तिब्बत में एक जगह है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर हम जाते हैं
एक ग्लेशियर है बोखारू चू के पास में, ठीक है। बोखारू चू कर जगह है, उसके पास में एक ग्लेशियर है, जिसका अगर हम लेटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखें तो वो ये रहा, 31 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ एंड 81 डिग्री 40 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ना। तिब्बतन रीजन में आता है, जिसकी ऊंचाई बच्चों, जिसकी ऊंचाई वाटर लेवल से, ये जो ऊंचाई होती है ना, ये ऊंचाई की बात की जा रही है, ऊंचाई हमेशा सी लेवल से काउंट की जाती है, हमेशा। 4164 मीटर है। कैलाश माउंटेन रेंज नाम सुना होगा, कैलाश यात्रा की जाती है, ठीक है, तो कैलाश माउंटेन रेंज पर ये पाई जाती है। तो इंडस की शुरुआत भी कहाँ से है, कैलाश माउंटेन से ही हो रही है। तिब्बत में बात करते हैं, तिब्बत में इस रिवर को सिंगी खम्बान के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिंगी खम्बान या शेर का मुंह, सिंगी मतलब सिंग, खम्बान मतलब मुंह, शेर के मुंह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत तेज होती है ये। नॉर्थ वेस्ट की तरफ बहने के बाद बच्चों बेसिकली ये निकलती, देखो इसका फ्लो कैसा है, अगर मैं आपको इसका फ्लो दिखाऊं तो मान के चलो ये यहाँ से निकलती है तिब्बत से, तो ये पहले ऐसे बहती है इंडिया की तरफ आने के बाद, फिर ये जम्मू कश्मीर पंजाब में आने के बाद फिर ये ऐसे बहती है पाकिस्तान में, ठीक है। तो इस तरीके से बनाते हैं। ये हो गया तिब्बत वाला रीजन, ये हो गया इंडिया वाला रीजन, ये हो गया पाकिस्तान वाला रीजन, ठीक है। तो तिब्बत में किस डायरेक्शन में बह रही है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है। तो इंडस शुरुआती तौर पर अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट में बहती है, फिर लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में पहुंचती है यहाँ से। इसके बाद ये यहाँ से लद्दाख से बल्तिस्तान पहुंचती है, बल्तिस्तान पहुंच गए उस तरफ हम, पाकिस्तान। ये लद्दाख रेंज को काटते हुए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे देखने लायक सुंदर सुंदर गॉर्ज बनाती है। गिलगिट नाम की एक घाटी है, वैली है जम्मू एंड कश्मीर में, वहां पर गिलगिट घाटी के पास में, जहां आपने सुना होगा गिलगिट घाटी, यहाँ पे अभी चाइना ने अपनी आर्मी बढ़ा दी थी, डिप्लॉय करी थी गिलगिट घाटी में, ठीक है। वहां पर ये बहुत सुंदर सुंदर गॉर्ज बनाती है। ये पाकिस्तान में एंटर करती है, चिल्लार कर एक जगह है, चिल्लार, चिल्लार के पास में दर्दिस्तान रीजन है, वहां से ये एंटर करती है पाकिस्तान में, ठीक है। आप एक बार मैप पे देखिएगा दर्दिस्तान किस तरफ है, मैप पे आप लोगों को गूगल पे सर्च करके देखना है। इंडस जो रिवर है, इंडस रिवर को हिमालय से मिलने वाली कई ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, मतलब हिमालय से ही छोटी छोटी नदियां निकली हैं जो बाद में आके इंडस में मिल जाती हैं, ठीक है। जिसमें श्योक नाम है, गिलगिट नाम है, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, है ना, गास्टिंग, द्रास, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। लेकिन लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज नहीं है कि आपको इन्हें याद करना है, ठीक है। इनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद मत करिएगा 11th के बेसिस पर, लेकिन कभी कभी अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, सिविल की तैयारी करेंगे, वहां पर पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी इंडस की ट्रिब्यूटरी है या कौन सी इंडस की ट्रिब्यूटरी नहीं है। सबसे काम की अभी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज पढ़ेंगे ना वो पंजाब रीजन में पढ़ेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, अभी समझाऊंगा। फाइनली ये अटोक के हिलों के पास से निकलती है, जहां पर इसे काबुल रिवर मिलती है इसके राइट बैंक पर, राइट बैंक से काबुल रिवर इसमें ऐड हो जाती है। और अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, और दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक पे इंडस को जुड़ती हैं खुर्रम के पास में, तोची और गोमाल, ठीक है। जो इंडस को जोड़ने वाली जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है राइट बैंक पे जुड़ती हैं, बिवोआ और सांगार, ठीक है। हमें ये भी याद नहीं रखनी है, ये वाली भी याद रखने की जरूरत नहीं है हमें, हमें जो जरूरत है वो अभी आने वाली ट्रिब्यूटरीज है इसकी, ठीक है, जो हमारे इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। ये सारी की सारी सुलेमान रेंजेस से निकलती हैं अफगानिस्तान की तरफ से। ये जो रिवर है ये फिर उसके बाद साउथ की तरफ बहना शुरू करती है, मैंने देखा था ना पाकिस्तान में नीचे जाती है, साउथ की तरफ बहती है। अब यहाँ पर मिठानकोट के पास में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज जुड़ती हैं, जिन्हें पंजनाद के नाम से जानते हैं। पंजनाद, पंज मतलब पांच, नाद मतलब नदियां, तो इसमें पंजनाद जुड़ती हैं यहाँ पर मिठानकोट के पास में। याद रखिएगा बच्चों, पांचों रिवर के नाम इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हीं पांचों रिवर ने मिलकर बनाया पंजाब। पंज मतलब पांच, आब मतलब दुआ, आब कहते हैं बच्चों, आब कहते हैं नदियों के बीच की जगह। ये एक नदी बह रही है, ये एक नदी बह रही है, इसकी बीच की जगह को आप कहते हैं। तो पांच नदियों की बीच की जगह को क्या बोलते हैं, पंजाब। तो पंजाब से पांच नदियां बहती हैं जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी बनाने का काम करती हैं। यही पांचों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पहले इस रीजन में सात नदियां बहती थी, 7 रिवर्स फ्लो करती थी, इसीलिए इस रीजन को सप्त सिंधु या सिंधव प्रदेश के नाम से जानते थे, यानी ऐसा प्रदेश जहां पर सात सिंधु की नदियां बहती हैं। सात में कौन कौन सी थी, एक तो थी खुद हो गई इंडस, एक खुद हो गई इंडस, दूसरी हो गई सतलज, सतलज,
दूसरी तीसरी हो गई ब्यास, एक तो इंडस हो गई खुद मेन, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, चिनाब और झेलम, झेलम। ये 5 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो पंजाब रीजन से बहती हैं और ये इंडस में जुड़ती हैं ना, पंजनाद कहते हैं। इंडस जोड़ लो बच्चों, 6 हो गई। तो आप में से कोई बता सकता है 7th रिवर कौन सी होगी? कौन सी 7th रिवर होगी जिसका नाम बुक में नहीं दे रखा? कौन सी? सॉरी बेटा, पार्डन प्लीज। बेटा उसका नाम, बेटा उसका नाम है सरस्वती, सरस्वती। ठीक है, सरस्वती रिवर। ये इस रीजन से बहती थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से सूख गई है। बेवकूफ बनाने वाले लोग, खास तौर पर जो ये बोट, जो ये नाव चलाने वाले नाविक हैं, कहेंगे इलाहाबाद में देखो भाई साहब ये गंगा आ रही है, देखो भाई साहब ये यमुना आ रही है, और जहां पर इसका पानी ब्राउनिश कलर का है, इसका पानी ब्लैकिश कलर का है, यहाँ पर जब ये मिलता है तो पानी का कलर थोड़ा अलग हो जाता है, तो वो कहते हैं देखो भाई साहब नीचे की तरफ जमीन में से देखो सरस्वती आ रही है। तो 3 नदियां यानी गंगा जमुना सरस्वती यहाँ पे मिल रही हैं, जबकि बिल्कुल गलत बात है। वहां पे सिर्फ गंगा और यमुना मिल रही है, जमुना भी नहीं। ठीक है, यमुना को हम जमुना कहते हैं अपने देश में, लेकिन जमुना नाम किसका है? ब्रह्मपुत्र का, बांग्लादेश में नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी नदियां मिल रही है? ब्रह्मपुत्र, वो गंगा और यमुना मिल रही है। सरस्वती यहाँ पे क्यों बहेगी? सरस्वती तो पंजाब में बहने वाली रिवर है। ऐसा थोड़ी ना है विंटर वेकेशन है, समर वेकेशन है, चलो मौसी के चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में घूमने चल रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा सरस्वती के लिए। तो ये सरस्वती इस रीजन में बहा करती थी, जो कि अब वहां पर नहीं बह रही है, सूख चुकी है। फाइनली इंडस रिवर अरेबियन सी में आकर अपना पानी डिस्चार्ज करती है, सारा पानी गिराती है, जो कि कराची के ईस्ट में है। जो इंडस रिवर है इंडिया में, ये सिर्फ थोड़ी ही जगहों पे बहती है, जैसे लेह डिस्ट्रिक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर में अब नहीं है बेटा, अब तो अलग ही रीजन बन गया पूरा, है ना। पहले के अकॉर्डिंग, मैप के अकॉर्डिंग बता रखा है, तो सिर्फ इस रीजन में बहती थी। झेलम की बात करते हैं तो इस झेलम इसकी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, झेलम। ठीक है, ये वेरीनाग के पास में एक स्प्रिंग है, वहां से निकलती है, पीर पंजाल की रेंज के पास में से। इसके बाद साउथ ईस्टर्न पार्ट में, जो कि कश्मीर वैली के साउथ ईस्टर्न पार्ट में आता है, ये यहाँ से बहकर श्रीनगर जाती है। इसके बाद एंड द वुलर लेक, फिर यहाँ पे वुलर लेक मिलती है, बिफोर एंटरिंग द पाकिस्तान एंड थ्रू अ डीप नैरो गेज। ठीक है, ये श्रीनगर और वुलर लेक से होती हुई गुजरती है और फिर पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में जब ये इंडस से मिलने वाली होती है, वहां पर एक गहरा नैरो गॉर्ज बनाती है वहां पर। इसके बाद ये नदी इंडस से नहीं जुड़ती बच्चों, याद रखना, झेलम नदी डायरेक्टली इंडस से नहीं जुड़ती है। झेलम किससे जुड़ती है? चिनाव से। ठीक है, तो पाकिस्तान में झांग कर कर एक जगह है, झांग में जाकर झेलम किससे जुड़ती है? चिनाव से। याद रखने की बात है बच्चों, बहुत पूछा जाता है कंपटीशन में कि बताइए झेलम इनमें से किस रिवर के साथ जुड़ती है? इंडस के साथ में, व्यास के साथ में, चिनाव के साथ में, या इसके साथ में, क्या नाम है इसका, रावी के साथ में? तो याद रखना झेलम जुड़ती है चिनाव के साथ में। अगर इंडस की बात करें तो इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है चिनाव, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी चिनाव है। ये 2 हेड स्ट्रीम से मिलकर बनी हुई है, यानी 2 छोटी नदियों ने मिलकर इसे बनाया। एक का नाम था चंद्रा, दूसरा का नाम था भागा, इसलिए इसे बच्चों चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों नदियां टांडी, जो कि केलोंग के पास में है, हिमाचल प्रदेश में, वहां आकर जुड़ती हैं और वहां पर चंद्रभागा यानी चिनाव नदी बनाती है, इसीलिए इसे चंद्रभागा रिवर के नाम से भी जानते हैं। ये रिवर भी छोटी मोटी रिवर नहीं है, 1180 किलोमीटर तक चलती है इंडिया में, तब जाकर ये पाकिस्तान में एंटर करती है। रावी रिवर की बात करते हैं। रावी इसकी एक अनदर ट्रिब्यूटरी है इंडस की। ये रोहतांग पास, जो कि हमारा हिमाचल प्रदेश में रोहतांग है, रोहतांग के वेस्ट में ये रावी निकलती है, कुल्लू हिल से, हिमाचल प्रदेश के। इसके बाद ये चंबा वैली से होते हुए जाती है पाकिस्तान में एंटर करने पे। ठीक है, जब पाकिस्तान में एंटर करने से पहले ये नदी चिनाव नदी के पास जुड़ जाती है। बच्चों जरा ध्यान से देखना, झेलम किस में जुड़ी? चिनाव में। रावी किस में जुड़ी? चिनाव में। और चिनाव खुद क्या है? सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की। याद रखिएगा ये वाली बात का, झेलम भी चिनाव में मिलेगी, रावी भी चिनाव में मिलेगी, और चिनाव खुद 2 नदियों से मिलकर बनी है, चंद्रा और भागा से, इसलिए चंद्रभागा कहलाती है। इसके बाद बच्चों पीर पंजाल के साउथ ईस्टर्न पार्ट से होते हुए, है ना, धौलाधर और रेंजेस से होते हुए जाती है। ठीक है, ब्यास की बात करते हैं, एक दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इंडस की, ब्यास।
ब्यास भी इंडस की ही एक ट्रिब्यूटरी है। ये ब्यास कुंड के पास से ही निकली है, रोहतांग पास के पास में से, ठीक है। रोहतांग पास है, वहां पे एक ब्यास कुंड है, वहां से ये ब्यास नदी निकली है, जो कि रोहतांग पास की ऊंचाई समुद्र से 4000 मीटर लगभग ऊंची है। देखा है ना, गर्मियों में लोग रोहतांग पास जाते हैं बर्फ देखने के लिए, मतलब गर्मियों के लास्ट में। ये जो रिवर है ये कुल्लू वैली से होती हुई जाती है, यहाँ पर ये गॉर्जेस बनाने का काम करती है काटी और लारगी में, जो कि धौलाधर रेंज में लगते हैं। इसके बाद ये पंजाब प्लेन्स में एंटर करती है और बाद में जाके ये सतलज नदी से जुड़ जाती है हरिके के पास में, ठीक है। हरिके करके जगह है, वहां पे ये सतलज नदी के पास में जुड़ जाती है। लुधियाना में से ये जो सतलज है लुधियाना से होती हुई जा रही है। तो सतलज, बेटा सतलज जो कि एक इंपॉर्टेंट रिवर है, वो भी एक ट्रिब्यूटरी है। अब देखो जरा ध्यान से देखना बच्चों, कुछ काम की चीज है। देखो, झेलम, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ झेलम की, और दूसरी बात कर रहा हूँ रावी की। ये दोनों नदियां किस नदी में मिलती हैं? चिनाव में मिलती हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्यास नदी है वो किस नदी में मिलती है? सतलज नदी में मिलती है। तो पांचों नदी पूरी हो गई, झेलम, रावी, चिनाव, व्यास, सतलज, ठीक है। तो जो व्यास नदी है वो सतलज में जाके मिल जाती है। सतलज, सतलज जो कि मानसरोवर के पास से, बच्चों देखो तिब्बत में तीन, तिब्बत से एक यहाँ पे मानसरोवर लेक है, यहाँ से 3 रिवर निकलती हैं, जिसकी ट्रिक है याद करने की, एसएसबी, ठीक है। सिंधु यानी इंडस, सतलज और इधर की तरफ ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये यहाँ से मानसरोवर लेक से निकलती हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सी रिवर इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है, तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र इंडिया की रिवर है जो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती। ये मानसरोवर के पास से रक्कास नाम की एक लेक है, वहां से ओरिजिनेट होती है, जिसकी ऊंचाई समुद्र से 4555 मीटर ऊंची है तिब्बत में, जहां पर इसे बेटा लांगचेव खबाम खंबाब के नाम से जानते हैं। ये इंडस नदी के बिल्कुल पैरेलल बहती है 400 किलोमीटर, फिर ये इंडिया में एंटर करती है। इसके बाद यहाँ पर ये एक गॉर्ज है रूपर नाम से, गॉर्ज रूपर नाम के गॉर्ज से निकलती है। ये इसके बाद शिपकीला, शिपकीला बच्चों पासेस होते हैं जिनसे हमें माउंटेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो शिपकीला को क्रॉस करते हुए जाती है हिमालयन रेंजेस में। फिर इसके बाद ये पंजाब प्लेन में पहुंचती है, वहां पर ये एक एंटीसीडेंट रिवर का काम करती है, एक एंटीसीडेंट रिवर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है as it feeds the canal system of the भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, क्योंकि इस सतलज नदी के ऊपर ही पंजाब में, मतलब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ नांगल प्रोजेक्ट बनाया गया, ठीक है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बनाया गया, तो इसकी जितनी भी कैनाल्स हैं उसको पानी देने का काम भी कौन करती है? ये हमारी सतलज रिवर ही करती है, ठीक है बच्चों। हाँ बेटा, आपको मैं ये चीज उसके साथ में समझा दूंगा जब एवोल्यूशन वाला पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना, गंगा सिस्टम को नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा कल, ठीक है। कल भी क्लास का टाइम सेम रहेगा, कल इसी टाइम पे मैं आपको बनाऊंगा, क्लियर।